आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई पल पल की बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कि मनोहर लाल खट्टर की रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए राकेश टिकैत ने बताई है एक ऐसी बात और एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है किसानों के आंदोलन को लेकर, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रणनीति और राजनीति एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कि टिकरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। और एक और बड़ी अपडेट में चलेंगे किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई और भी बड़ी जानकारी की तरफ चलेंगे, साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बड़ा बगावत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े विरोध की तैयारी चल रही है। बीजेपी में विरोध के बाद अब विद्रोह होने वाला है। 126 से ज्यादा विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी दी है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे देश भर के अंदर कराए गए सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि कोरोना महामारी में लोगों की मौत के पीछे लोग सबसे ज्यादा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दोषी मानते हैं। यानी इस पर क्या है सर्वे के नतीजे, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे। सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और किसानों के तीनों मांग का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि हरियाणा के जिंद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा में आंदोलन को केंद्र बनाना चाहती है, लेकिन हम आंदोलन तो हरियाणा के जिंद के आसपास शिफ्ट नहीं होने देंगे। टिकैत ने कहा कि इस चाल पर हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने वीरवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विधानसभा हल्के उचाना के अंदर किसानों के धरने पर पहुंचे, जहां पर किसानों ने उनका जोरदार समर्थन किया और जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि खट्टर ने आंदोलन को शिफ्ट करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। किसान किसी भी सूरत में दिल्ली छोड़कर नहीं आने वाला है। हरियाणा सरकार चाहे 10,000 मुकदमे कर ले, हम दिल्ली से आंदोलन को हरियाणा शिफ्ट नहीं करेंगे। यानी हरियाणा शिफ्ट करके आंदोलन को खत्म करना आसान होगा, इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में जाकर देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई थी। इस बीच टिकैत के मुताबिक खट्टर ने आंदोलन को शिफ्ट करने की जिम्मेदारी ले रखी है। और एक और जानकारी की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने जैसे कई सारे मुद्दे हैं। और इस बीच रेलवे स्टेशन पर पार्किंग में लगा पक्का मोर्चा वीरवार को 246वें दिन प्रवेश कर चुका है। वीरवार को गांव के कुछ और किसान आंदोलन स्थान पर पहुंचे हैं और इसी के साथ में फैसला लिया गया कि टिकरी बॉर्डर पर शहीद हुए सभी किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ऐसा करते हुए किसानों ने श्रद्धांजलि भी दी है। आपको बता दें कि किसानों की लगातार हो रही मौत को लेकर इन किसानों ने कहा है कि आंदोलन चलता रहेगा। हमने इतने किसानों की शहादत दी है और अब अंतिम निर्णय तक ये आंदोलन पहुँचेगा। इसको लेकर किसानों ने उम्मीद जताई है और केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। किसान नेता धर्मेंद्र हुड्डा के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में हरियाणवी गायक अजय हुड्डा व पंजाबी गायक कंवर ग्रेवाल को भी आंदोलन में उत्साह बढ़ाने के लिए शामिल किया जाएगा। इसी के साथ में दुबई में हुए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतकर किसान आंदोलन को समर्पित करने वाले बॉक्सर स्वीटी बुरा को 4 जून को टिकरी बॉर्डर पर सम्मानित किया जाएगा। किसान नेता धर्मेंद्र हुड्डा के अनुसार इस दौरान कार्यक्रम में लोक गायक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि किसान नेता ने बताया है कि आंदोलन को बड़ा करने के लिए पंजाब और हरियाणा का लगभग एक जैसा योगदान रहा है और दोनों राज्यों ने मिलकर आंदोलन को काफी मजबूत कर रखा है। किसानों की लड़ाई समाजवाद जैसी व्यवस्था के लिए है, साम्राज्यवाद व पूंजीवाद के खिलाफ है। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े विद्रोह की जानकारी जल्द ही सामने आ सकती है। आपको बता दें कि लगभग 7 महीने होने के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ जाएगी और इसीलिए उच्च सूत्रों के अनुसार 126 वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाने की जुगत लगा रहे हैं। यह खुलासा योगी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने लोक मत से बातचीत के दौरान की है। इस मंत्री ने दलील दी थी कि योगी सरकार में मंत्रियों और विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, न ही उसको तरजीह दी जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर नाराजगी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने कुछ सदस्यों के साथ मिलकर योगी सरकार की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य में पहुंचे थे और दावा किया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर संकेत जो मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए काफी खराब है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी थी कि BL संतोष व अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर हालातों का जायजा लिया था, लेकिन विधायकों से कोई संवाद नहीं किया गया। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई थी। बीजेपी के विधायक राकेश राठौर ने पहले ही योगी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया है, बगावती तेवर दिखाए हैं। उनका आरोप है कि योगी सरकार की निगाह में विधायक की कोई अहमियत नहीं है। यदि कोई बोलता है तो कानून की धारा लगाकर उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। सीतापुर के विधायक भी काफी दिनों से बगावती सुर अपनाए हुए हैं। इसी
इसी के साथ में फैजाबाद जिले के जसराना से विधायक राम गोपाल लोधी सहित दूसरे अन्य विधायक भी बीजेपी विरोधी तेवर अपनाकर दूसरे दलों में जाने की तैयारी में जुट गए हैं। सूत्र बताते हैं कि बसपा और समाजवादी पार्टी में ऐसे सभी विधायकों पर नजर गड़ा रखा है दोनों दलों ने, ताकि चुनाव से पहले इनको बीजेपी से बाहर लाकर अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए और कुछ बड़ा झटका बीजेपी को चुनाव से पहले दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य प्रणाली को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व बुरी तरह से फंस गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान कोरोना के कई सारे मामले सामने आए। यहाँ तक कि दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है उसके बाद से कई सारे सर्वे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता कोविड-19 के कारण हुए मृत्यु के मामले को लेकर क्या मानती है, इसके लिए कौन दोषी है। आपको बता दें कि ताजा जो एक सर्वे है जिसका नाम है प्रश्नम, उसने 1256 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 राज्यों के अंदर तकरीबन 967 रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी ग्रामीण इलाकों के अंदर ये सेंसस करवाया। लोगों से सवाल पूछे गए और उनसे गाँव की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस सर्वे में जो पूछा गया कि क्या कोरोना के कारण उनके आसपास के लोगों की मृत्यु हुई है, तो कई सारे राज्यों के अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन जब पूछा गया कि इसके लिए यानी कोरोना से हुई मृत्यु के मामले को लेकर आपके पास 3 ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोगों के भाग्य से उनकी मृत्यु हुई है, इनमें से किसकी जिम्मेदारी थी, तो बिहार के अंदर तकरीबन 41% लोग मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार था। हरियाणा के अंदर भी 41% लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार बताया है। झारखंड के अंदर भी 38% लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार बताते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 41% लोग, राजस्थान में 31% और उत्तर प्रदेश के अंदर 46% लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए दोषी मानते हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकारों को लेकर जनता ये मानती है कि उनके हाथ में बहुत कुछ कम था, यानी से केंद्र सरकार ही सब कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ना तो वैक्सीन लोगों तक पूरी तरह से पहुंच पाए और ना ही ऑक्सीजन जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, जिसके अभाव में कई लोगों की मृत्यु हो गई। और अभी अपडेट है जहां पर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने 2 महीने में 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। सेंट्रल फॉर इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने बुधवार को ये आंकड़े जारी करते हुए पिछले 2 महीने में 2 करोड़ 27 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। देश के अंदर 40 करोड़ रोजगार में से 2 करोड़ 27 लाख रोजगार अप्रैल और मई के अंदर समाप्त हो गए हैं। महेश व्यास के मुताबिक अब जबकि आर्थिक गतिविधियां वापस पटरी पर लौट रही है, तब भी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में लंबा समय लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश के अंदर 97% परिवारों की आय कम हो गई है। अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% थी, वो मई महीने के अंदर 12% हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 के अंदर भारत के विकास दर -7.3% रही है, यानी विकास भी नेगेटिव में पहुंच गया है। और एक और अपडेट की माने तो कोरोना से भी बड़ी महामारी की चपेट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग अगले 2 सालों तक संख्या और ज्यादा दुगनी हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया, यानी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कहा गया कि ठोस नीतिगत प्रयासों के अभाव के कारण कोरोना महामारी अप्रत्याशित रूप से तबाही लेकर आई है। सामाजिक और आर्थिक तौर पर लोगों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि दुनिया भर के अंदर बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा भी यूनाइटेड नेशन ने उठाया है। और एक और अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद सुखपाल खेरा ने बयान देते हुए केजरीवाल को एक डिक्टेटर बता दिया और कांग्रेस आला कमान के वो ऋणी होंगे ये बयान दिया है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान और राघव चड्ढा ने बयान देते हुए कहा कि कोई अहमियत नहीं रखते हैं सुखपाल खेड़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। एक और अपडेट की माने तो गौतम गंभीर बुरी तरह से फंस गए। जांच हुई तो पता चला कि दवाइयों की जमाखोरी करके उनकी संस्थान लोगों में बांट रही थी, यानी पहले जमाखोरी की गई, उसके बाद पुण्य कमाने या लोगों में बांटकर अपना नाम चमकाने की कोशिश की गई। जब देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी उस समय भी IPL के मैचेस चल रहे थे और गौतम गंभीर उन मैच के अंदर शामिल होकर कमेंट्री भी कर रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं कि सांसद बनने के बाद भी गौतम गंभीर कितने असंवेदनशील हैं, जिसके बाद उनकी संस्थान पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। और एक और अपडेट की माने तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के अंदर बिजनेस अब आसान हो गया है। रवीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर उद्योग मंत्री हो, ये बता दीजिए देश में जहां पर चारों ओर कोरोना की दूसरी लहर और ब्लैक फंगस की त्राहिमाम की स्थिति है, वैसे में अपने विभाग के दायित्व को छोड़कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उद्योग मंत्री की तरह बयान दे रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर प्रधानमंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रही है। भारत आज इस रैंकिंग में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कारोबार करने का माहौल निरंतर अच्छा होता जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सवाल उठाए हैं। और एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शायर इमरान प्रतापगढ़ी को बनाया है अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष। कई राज्यों के नए सचिव
को भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के शायर इमरान प्रतापगढ़ी अपने लोकप्रियता को लेकर जाने जाते हैं और कई सारे प्रदेश में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा बदलाव किया है, युवा नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी है। एक और अपडेट की माने तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए बलिराम यादव लड़ेंगे अध्यक्ष का चुनाव। वहीं पर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वालों की काट देंगे उंगली। बिहार के अंदर बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने आ गई। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बिहार में लॉकडाउन पर राजनीति उबाल मार रही है। अब एनडीए के अपने ही साथी बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे के बयान को लेकर गुरुवार को मामले ने तूल पकड़ ली है। सिवान के अंदर एम्बुलेंस घोटाले से शुरू हुई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया था। जेडीयू के प्रवक्ता रंजन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार पर सवाल करने वालों की उंगली काट लेंगे। मतलब है कि बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बयान दिया था, जिसके बाद ये बयान जेडीयू के प्रवक्ता ने भी दिया है और खुले तौर पर चेतावनी दे दी है। एक और अपडेट की माने तो बागी नेताओं पर मायावती का एक्शन। बीएसपी से निकाले गए लालजी वर्मा और राम अचल राजभर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने 2 ताकतवर नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। बसपा की अध्यक्ष मायावती के आदेश पर विधानमंडल के नेता लालाजी वर्मा और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब विधायक गुड्डू जमाली को विधानमंडल का नेता बनाया गया है। बताया जा रहा है कि विधानमंडल का नेता लालाजी वर्मा को पद से हटाए जाने के साथ ही पार्टी से भी बाहर निकाल दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए विधानमंडल दल के पद से उनको हटा दिया गया। लालजी वर्मा की जगह अम्बेडकर नगर के मुबारकपुर से विधायक गुड्डू जमाली विधानमंडल के नेता के तौर पर सामने आए हैं। इसी के साथ में पार्टी ने अपने विधायक और पूर्व अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। निर्देशित किया है कि उन्हें किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में ना बुलाया जाए, उनको पार्टी के कार्यक्रम से दूर रखा जाए, पार्टी से दूर रखा जाए। और एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की चर्चाएं तेज हैं और इस बीच जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक को लेकर बड़ी जानकारी दी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को लेकर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद के पुत्र विजय यादव को बनाया है प्रत्याशी। और इसी के साथ में जेल से बाहर आते ही लालू यादव को बड़ा झटका। ईडी ने करीबी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ में यूपी के अंदर हिस्ट्री सीटर को छुड़ाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी के नेता को पद से हटा रही है भारतीय जनता पार्टी और अपने आप को ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पार्टी बता रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर पुलिस की गिरफ्त से हिस्ट्री सीटर को छुड़ाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने भाजपा के नेता नारायण भदौड़िया को आरोपी बनाया है। अब हिस्ट्री सीटर के साथ बीजेपी के नेता राम नारायण भदौड़िया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। साथ ही नारायण भदौड़िया की फोटो जारी करते हुए सूचना देने की बात कही गई है। बीजेपी के हाईकमान ने नारायण भदौड़िया को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे कृत्यों में बीजेपी के नेता ही क्यों शामिल रहते हैं? क्या राज्य के अंदर उनकी सरकार है इसीलिए इस तरह की कार्रवाई कानून से ऊपर उठकर बीजेपी के नेता कर देते हैं? एक और अपडेट की माने तो राजा भैया के गढ़ में किसकी होगी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी? जनसत्ता दल ने अध्यक्ष के प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। माधुरी देवी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ में 2021 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट टैली डेटा 100% मैच हुआ है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंदर 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का मिलान किया गया है और सारा मैच हुआ है। वहीं एक और अपडेट की माने तो पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में दुआ के खिलाफ हुए राजद्रोह के मुकदमे को निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। एक और अपडेट की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान देकर फंस गए एमएलसी टुन्ना पांडे। बीजेपी ने भी कदम उठाते हुए बीजेपी के अध्यक्ष से शिकायत कर दी है। वहीं पर एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुकुल रॉय को फोन किया और कोरोना संक्रमित पत्नी का पूछा हालचाल। कल अभिषेक बनर्जी ने भी मुलाकात की थी। एक और अपडेट की माने तो साइकिल गर्ल ज्योति से आज प्रियंका गांधी बातचीत करेंगी। 3 दिन पहले हुई थी पिता की मौत। एक और जानकारी की माने तो सतना पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह ने कमलनाथ को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी वाणी पर संयम रखें, इस तरह के बयान ना दे जिससे बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। वहीं पर ममता बनर्जी की पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि शिशिर अधिकारी और सुनील मंडल को तुरंत अयोग्य घोषित करे। वहीं पर मीटिंग में देर से पहुंचे बंगाल के सचिव को नोटिस देने वाले बताए कि ऑक्सीजन में देरी के कारण उनको जेल क्यों नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शासनकाल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। क्या इस तरह की देरी जिससे लोगों की मृत्यु हो गई उसको लेकर भी कोई जिम्मेदार है या नहीं है, या केवल अफसर ही देरी से आने पर जिम्मेदार होंगे? क्या सरकार के लोग जो दिन रात मीडिया में अपने सरकार की तारीफ कराते रहते हैं, क्या वे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे? एक और अपडेट की माने तो यूजर्स पर एक गेम प्लान के तहत नई प्राइवेसी पॉलिसी थोप रहा है व्हाट्सएप। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में
ने जानकारी दी है। केंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप अपने यूजर पर एक गेम प्लान के तहत नई प्राइवेसी पॉलिसी थोपने की कोशिश कर रही है। केंद्र ने बताया है कि व्हाट्सएप के पास करोड़ों यूजर्स के संवेदनशील जानकारियां हैं और इसीलिए मामला काफी गंभीर है। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो रामदेव के बयान को लेकर विज्ञान व तर्क को अलग रखकर जो बातें कही जा रही है उसका विरोध होना चाहिए। एम्स के एक डॉक्टर ने बड़े कारोबारी संस्थान के मालिक रामदेव को पत्र लिखते हुए कहा कि विज्ञान व तर्क को बख्शकर अपने काम करते रहिए। इसी के साथ में मोदी सरकार के शासनकाल में भाजपा नेता को आतंकियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। यानी आप समझ सकते हैं कि कश्मीर की पूरी प्रशासन व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। वह केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बीजेपी अपने नेताओं को ही सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है। और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को घर में घुसकर इस तरह से गोली आतंकवादियों ने मार दी है, जिस पर कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रशासन में इस तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और प्रशासन जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे। और केंद्र को खराब वेंटिलेटर को बदलना होगा, मरीजों पर प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुंबई हाईकोर्ट ने ये जानकारी दी है। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कोविड-19 महामारी से संबंधित उन याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कई अस्पतालों में प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत केंद्र से मिले 150 वेंटिलेटर्स में से 113 वेंटिलेटर्स खराब है। अदालत ने कहा कि उन्हें बदलकर सही वेंटिलेटर लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। एक और अपडेट की माने तो केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव से पहले आदिवासी नेताओं को गठबंधन में शामिल कराने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के गठबंधन में शामिल रहे एक दल के जन प्रतिनिधि ने बताया कि राष्ट्रीय सभा के एक नेता को भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सुरेंद्र ने एक कथित ऑडियो क्लिप जारी करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के प्रमुख ने एनडीए में शामिल होने को लेकर 10 करोड़ रुपए देने की बात कही थी और 10 लाख रुपए अलग से देने की बात कही थी। यानी आप समझ सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए कैसे पैसों का इस्तेमाल होता है। और एक और अपडेट की माने तो यूपी विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा और किसान आंदोलन यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। राकेश टिकैत ने ये बात स्पष्ट कर दी है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की लगातार अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।